नमस्कार। नया मुद्दा नई कहानी के साथ हाजिर हूं मैं सिंपली सियासत के नए एपिसोड में। आज की कहानी है एक नया महाभारत। कोरोना संक्रमण के शुरुआती दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेलीविज़न पर जब आए थे तो उन्होंने महाभारत के 18 दिनों के युद्ध की चर्चा की थी और कहा था कि कोरोना संक्रमण से हमारी लड़ाई नया महाभारत 21 दिनों तक चलने वाला है। उस महाभारत को हम लोग अभी तक लड़ रहे हैं। इस बीच विपक्ष ने भी एक नए महाभारत का ऐलान कर दिया है। ये महाभारत है किसानों को लेकर, और जिस तरीके से कांग्रेस ने इसको महाभारत के रूप में दर्ज कराया है, महाभारत के रूप में इसकी व्याख्या की है, अब देखना यह है कि ये जो महाभारत किसानों के लिए हो रहा है, ये महाभारत और कितने दिन चल पाता है या चलता है। चूँकि किसानों का ये मुद्दा इतना गंभीर मुद्दा है, किसान इतने एग्रेसिव हैं इसको लेकर, किसान इतने सशंकित हैं इस बात को लेकर कि ये लड़ाई लंबी दिखाई दे रही है। इसके अलावा इस पूरे प्रकरण की वजह से, इस आंदोलन की वजह से किसानों के एनडीए में भी फूट पड़ने लगी है। एक उधर भी एक युद्ध लड़ा जा रहा है, उधर भी एक महाभारत है, उस पर भी चर्चा करेंगे। इन दोनों महाभारत की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो आपको इसकी जानकारी मिल जाए। हमारी कोशिश यही रहती है कि विषय पर अधिक से अधिक लोगों की जागरूकता बढ़े, अधिक से अधिक लोगों की जानकारी बढ़े। लोकतंत्र में जानकारी ही हमारा बहुत बड़ा हथियार है। हम बगैर जानकारी बहुत सारी लड़ाई हार जाते हैं, और जानकारी के साथ जब ये लड़ाई होती है तो वो लड़ाई जीती जाती है, उस लड़ाई में जीत हासिल होती है। और इसीलिए किसानों की इस लड़ाई को समझने की ज़रूरत है, आम लोगों को भी समझने की ज़रूरत है, किसानों, छात्रों, सबको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि खेती हमारी रीढ़ है। हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ इसलिए है क्योंकि इस कोरोना संक्रमण के दौरान, इस आपदा काल में खेती ने ही भारतीय अर्थव्यवस्था को थोड़ी मजबूती दी है, थोड़ी ताकत दी है। तो इस ताकत को समझने की ज़रूरत है और इस ताकत को और अपनी मजबूत शक्ति के रूप में इसको विस्तारित करने की ज़रूरत है। और इसीलिए हमारी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि किसानों की इस समस्या को लेकर दुविधा क्या है, संघर्ष क्या है, लड़ाई क्या है। सरकार इस पूरे मानसून सेशन में कुछ विधेयक ला रही है और ये दावा कर रही है कि इस विधेयक के साथ किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी, उसको अपने काम करने में आज़ादी मिलेगी। दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि इससे खेती किसानी की दिक्कतें बढ़ेंगी, किसानों की कॉरपोरेट घरानों पर निर्भरता बढ़ेगी और आखिरकार किसान अपने ही खेतों में मजदूर बनकर रह जाएगा। ये सवाल इतना गंभीर हो गया है कि किसान देश भर के आंदोलित हैं। पंजाब और हरियाणा में किसान सड़क पर उतरे हैं और एनडीए के भीतर राजनीतिक रूप से एक घमासान मचा हुआ है। यानी समस्या कहीं ना कहीं तो है। इस समस्या को समझना इसीलिए ज़रूरी है कि यह समस्या है क्या और इस पर इतना बवाल क्यों मचा है। ये शहर में रहने वाले लोग अगर इस समस्या को नहीं समझेंगे, किसानों के इस दर्द को नहीं समझेंगे, किसानों की इस स्थिति को नहीं समझेंगे, तो नाइंसाफ़ी होगी भारत के साथ, इस देश के किसानों के साथ, और जिसको प्रधानमंत्री बार बार अन्नदाता कहते हैं उसके साथ। बात की शुरुआत करने से पहले मैं उन विधेयकों की चर्चा करना ज़रूरी समझता हूं जिन विधेयकों को लेकर सारा बवाल मचा हुआ है। ये 3 विधेयक हैं। पहला विधेयक है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। दूसरा विधेयक है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और सेवा कर पर करार विधेयक 2020। ये दोनों विधेयक 17 सितंबर को लोकसभा में पारित कर दिया गया। हालांकि एनडीए का एक घटक दल शिरोमणि अकाली दल, उसने इस बिल का विरोध किया और उसके मंत्री हरसिमरत कौर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। शिरोमणि अकाली दल फिलहाल एनडीए में बना हुआ है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो इस समस्या पर उसके मंत्री के इस्तीफा देने के बाद
वह एनडीए में बना रहेगा। इसके अलावा जो तीसरा विधेयक है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, ये लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। इसको लेकर किसानों की अलग समस्या है। चूंकि यह स्टोरेज को लेकर है तो उसको लेकर एक अलग तरह की चिंता है। सत्ता पक्ष का ये तर्क है कि इससे किसानों को अपने फसल को बाहर के बाज़ार में भी बेचने की आज़ादी मिलेगी। अभी तक जो व्यवस्था थी अधिकतर राज्यों में कि समर्थन मूल्य के आधार पर किसान मंडियों में अपना अनाज बेचते थे, उस समर्थन मूल्य के आधार पर उसका भुगतान उनको मिलता था और ये एक व्यवस्था चली आ रही थी। हालांकि अधिकतर किसान इस मंडी का सहारा नहीं लेते हैं और ये किसान, बहुत सारे किसान खेतों में ही अपनी फसल को या अपने अलग अलग तरीके से बाज़ार में अपनी फसल को बेचते हैं, अपने उत्पाद को बेचते हैं। लेकिन ये एक व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही थी जिसमें किसान मंडियों में जाकर सरकार की ओर से जो घोषित समर्थन मूल्य है उसके आधार पर कीमत लेकर अपने फसल, अपने उत्पाद बेचा करते थे। जो नया नियम आ रहा है उस नियम के तहत सरकार कह रही है कि मंडियां बनी रहेंगी, लेकिन किसानों को ये आज़ादी होगी कि वो अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं, बाज़ार में बेच सकते हैं। वो अपने शहर से, अपने गांव से निकलकर किसी भी जगह पर अपने उत्पादों को, अपने फसल को बेच सकते हैं। इस व्यवस्था में विपक्ष का कहना है कि यह व्यवस्था तो पहले भी थी, यानी किसान इस तरह के व्यवस्था का लाभ पहले भी उठा रहे थे। 100% किसान मंडियों में अपना सामान नहीं बेचते थे, वो खुले बाज़ार में बेचते थे। तो सरकार को इसके लिए नियम लाने की ज़रूरत ही क्या थी। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस तरह से खेती किसानी का कारपोरेटीकरण करने जा रही है और धीरे धीरे इसकी वजह से कारपोरेट का खेती किसानी पर कब्जा हो जाएगा। किसानों के साथ जो उनका करार होगा वो साल 2 साल नहीं 5 साल के लिए होगा और उसके बाद धीरे धीरे किसान खेती से अलग हो जाएगा और खेती से थोड़ा उदासीन हो जाएगा और जिसकी वजह से खेती पर असर पड़ेगा और कारपोरेट मजबूत होते चले जाएंगे। कारपोरेट बाद में डिक्टेट करने लगेंगे किसानों को। ये एक आशंका विपक्ष जता रहा है जिसकी वजह से किसानों को ये बात समझ में आ रही है और इसकी वजह से किसान भी आंदोलन कर रहे हैं। और ये है सियासत का पूरा जड़, जिसकी वजह से किसान आंदोलित हैं और जिसकी वजह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक टकराव दिखाई दे रहा है। दूसरा जो सवाल है विपक्ष का, वो कह रहा है कि मंडी व्यवस्था को ख़त्म किया जा रहा है और मंडी व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा तबका जो उसके जरिए रोज़गार पाता है, अगर ये व्यवस्था ख़त्म होगी, धीरे धीरे किसान की निर्भरता उस पर ख़त्म हो जाएगी मंडियों पे, तो इस व्यवस्था के तहत जिन लोगों को रोज़गार मिले हुए हैं उनका क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। मंडियों में बहुत सारे ठेकेदार हैं, बहुत सारे मजदूर हैं, बहुत सारे विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि नई व्यवस्था के आने से जो अभी मंडी व्यवस्था है वो व्यवस्था खत्म हो जाएगी और जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर से लेकर मजदूर और मंडी से जुड़े हुए तमाम लोगों को, लाखों लोगों के रोज़गार छिन जाएंगे और एक बेरोज़गारी की नई समस्या पैदा हो जाएगी। विपक्ष शायद ये मानता है कि मंडियों में कुछ समस्या है, मंडी व्यवस्था में भी कुछ समस्या है, उस समस्या को दूर करने की ज़रूरत है, लेकिन उस समस्या की वजह से उस पूरी व्यवस्था को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि सरकार का कहना है कि मंडी व्यवस्था बनी रहेगी और उसमें सुधार भी किया जाएगा, लेकिन किसानों की उस पर निर्भरता को ख़त्म किया जा रहा है और वो इसलिए क्योंकि किसानों की आमदनी को बढ़ाना है। सरकार ने वैसे भी वादा किया हुआ है किसानों से कि उनकी आमदनी को दोगुना किया जाएगा और इसीलिए किसानों की आमदनी को दोगुना करने की चिंता सरकार को सता रही है कि अगर नई व्यवस्था नहीं बनाएंगे, किसानों की आय दोगुनी नहीं करेंगे तो अगले चुनाव में जो ये एक मुद्दा बन जाएगा और किसानों को नाराज़ करके कोई भी पार्टी सत्ता में वापसी नहीं कर सकती है और सत्ता पक्ष को शायद ये चिंता इसीलिए सता रही है। तो इस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में किसानों के मुद्दे पर एक नया टकराव शुरू हुआ है, एक नया महाभारत शुरू हुआ है। देखना यह है कि ये महाभारत कितना लंबा खींचता है और किसानों को इससे क्या लाभ मिलता है, किसानों की स्थिति में कहाँ तक परिवर्तन आता है। और अब बात कर लेते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर एनडीए के अंदर जो हड़कंप मचा है, एनडीए के अंदर में जो एक अंतर्विरोध शुरू हुआ है, शिरोमणि अकाली दल ने जिस तरीके से पार्टी के ऊपर, सरकार के ऊपर ये आरोप लगाते हुए कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, खुद को उससे मंत्रिमंडल से, मंत्रिपरिषद से अलग कर लिया है और आने वाले समय में
इस बात की संभावना भी जताई जा रही है कि वह एनडीए छोड़ देगा। तो अब देखना है कि एनडीए की सियासत में क्या कोई बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एनडीए की राजनीति पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से एनडीए का गठन जब हुआ था उस समय से लेकर अभी तक की किस तरह की यात्रा रही है एनडीए की, और कौन कौन से दल शामिल हुए और कौन कौन से दल धीरे धीरे इससे अलग होते गए। और इस तरह से देखा जाए तो जो एनडीए का स्वरूप शुरू में था, जब लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए का गठन हुआ था, सभी दलों को जो समान विचारधारा की पार्टियां थी मिलकर कांग्रेस के उस समय कांग्रेस से विरोध चल रहा था और कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना था, और इसके लिए एक एनडीए बहुत बड़ा घटक तैयार हुआ था। और 98 के आसपास 1998 में एनडीए के गठन के साथ कांग्रेस के पतन की एक कहानी लिखी गई थी। एनडीए के गठन से लेकर इस वक्त तक लगभग 22 साल हो चुके हैं और 22 सालों में एनडीए ने करीब 6 लोकसभा चुनाव लड़े हैं मिलकर। ये बात और है कि एनडीए के घटक दलों का अदला बदली चलता रहा है, पहले कुछ और दल थे, कुछ नए दल आए, कुछ दल चले गए और इस तरह से एनडीए में परिवर्तन होता रहा है। लेकिन ये एनडीए एकजुट होकर उसने 6 लोकसभा चुनाव लड़े हैं और इस तरह का एनडीए का इतिहास है। अब जब शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए में अपनी नाराज़गी जताई है तो ये माना जा रहा है कि पंजाब में उसकी सियासत को एनडीए के साथ रहने में नुकसान हो रहा है। तो क्या वह एनडीए से अब पल्ला झाड़ने की ओर बढ़ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से पिछले कुछ सालों में एनडीए के घटक दलों में टकराव बढ़ा है। देखा जाए तो शिवसेना पुरानी पार्टी रही है जो एनडीए के साथ रही है, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव के बाद जिस तरीके के हालात पैदा हुए और अब शिवसेना एनडीए से अलग होकर यूपीए के दलों के साथ मिलकर वहाँ सरकार चला रही है। इसी तरह से झारखंड में भी बदलाव हुए, झारखंड में भी एनडीए का एक विभाजन सामने आया। आजसू ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था चुनाव से ऐन पहले, जो एनडीए के घटक दलों में से निकलकर वो वहाँ से अलग उन्होंने सरकार बना ली और अब जो है एनडीए के घटक दल जो पहले रहे हैं वो अब इस सरकार के साथ हैं। तो एनडीए में इस तरह का एक परिवर्तन आता रहा है। अगर इस वक्त देखा जाए तो एनडीए में अभी 26 पार्टियां हैं, लेकिन बिहार चुनाव में जिस तरीके से एलजेपी ने मोर्चा खोला हुआ है एनडीए के एक अलायंस के साथ ही जेडीयू के साथ जिस तरीके की मोर्चेबंदी चल रही है एलजेपी की, उससे लगता नहीं है कि चुनाव आते आते उनके बीच में स्थितियां समान रह पाएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इस वक्त कोई ऐसा कदम नहीं उठा रही है जिससे कि इन दलों के बीच में कोई आपस में एक तालमेल बने। अब देखना यह है कि बिहार में एनडीए एकजुट रह पाता है कि नहीं रह पाता है, लेकिन देखा जाए तो एनडीए में इस वक्त एक अलग तरह का समीकरण काम कर रहा है और ये समीकरण एनडीए को कहाँ पहुँचाता है, किस रूप में दिखता है। और ख़ास तौर पे एनडीए की जो हरियाणा में भी है, जैसे हरियाणा में जो नई पार्टी बनाई थी जजपा अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में है और उसको लेकर कांग्रेस लगातार बयानबाजी कर रही है और कांग्रेस उनको लगातार तोहमत दे रही है कि किसानों के मुद्दे पर अगर वो सरकार में मलाई खाते रहते हैं तो स्थिति उनकी ख़राब होगी और किसान उनसे नाराज़ हो जाएंगे। तो किसानों की नाराज़गी सभी दलों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर अगर किसान को यही समझ में आ रहा है कि उसके साथ छल हो रहा है तो पार्टियों की मजबूरी है कि उस छल के साथ और उनके साथ किसानों के साथ वो खड़े रहें। अब केवल भारतीय जनता पार्टी को नहीं, अब सत्ता की चाशनी और मलाई खा रहे हर राजनीतिक दल को निर्णय लेना पड़ेगा। नीतीश बाबू, जनता दल को यह निर्णय करना पड़ेगा, वो कौरवों के पाले में मोदी जी के साथ खड़े होंगे किसान के विरोध में या किसान के पक्ष में। अकाली दल बादल को भी यह निर्णय करना पड़ेगा कि वो कौरवों के साथ हैं या किसान के साथ हैं। उनके साथ साथ टीआरएस को भी ये फैसला करना पड़ेगा, एआईएडीएमके को भी ये फैसला करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी जेजेपी को भी ये फैसला करना पड़ेगा, वाईएसआर कांग्रेस को भी ये फैसला करना पड़ेगा। इस देश के हर राजनीतिक दल को अब ये फैसला करना पड़ेगा कि वो किसान विरोधी मोदी सरकार कौरवों के साथ खड़े हैं या वो पांडवों के साथ देश के किसानों के पाले में खड़े होने को तैयार हैं। तो ये है एनडीए के घटक दलों का अप्रोच कि अगर किसी मुद्दे पर उनका मतभेद होता है तो अपने प्रदेश की जो राजनीति है उसको वो प्रमुखता देते हैं। और इस वक्त शिरोमणि अकाली दल के सामने यही सवाल है कि क्या
पंजाब में चूंकि लगातार वो 2 चुनाव प्रदेश में हार चुके हैं और वहाँ लगातार मजबूत होती जा रही है कांग्रेस। वहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह का जलवा कायम है और 2 चुनावों से उनका जलवा कायम है। इस बात को शिरोमणि अकाली दल अच्छे से समझ रही है कि प्रदेश में कहीं ना कहीं उसकी राजनीति कमज़ोर पड़ रही है और इसीलिए शायद वो किसानों के मुद्दे पर अब वो किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अब देखना यह है कि एनडीए किसानों के इस मुद्दे पर कितना एकजुट रह पाता है, क्योंकि विपक्षी दल कांग्रेस की कोशिश है कि वह इस मुद्दे पर, किसानों के इस मुद्दे पर अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाए, क्योंकि वो कह चुके हैं कि एक तरफ में पांडव हैं और एक तरफ में कौरव हैं। वो पांडव बता रहे हैं किसानों को और कह रहे हैं कि पांडवों के साथ कांग्रेस खड़ी है और कौन से दल हमारे साथ आ सकते हैं और पांडवों की लड़ाई लड़ सकती हैं, क्योंकि कौरव सेना से लड़ना है। कौरव बता रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में, इस धर्म युद्ध में सेनाएं आमने सामने खड़ी है। कौरव नरेंद्र मोदी सरकार है, पांडव इस देश का किसान और खेत मजदूर है। कांग्रेस उस किसान के साथ पांडवों के पाले में खड़ी है। आदरणीय साथियों, हम मोदी जी को ये भी कहेंगे कि महाभारत के युद्ध में दोनों तरफ सेनाएं अब खड़ी हैं और बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कौरव हैं इस देश के किसानों के विरोधी, और दूसरी तरफ किसान और खेत मजदूर पांडव खड़े हैं। कांग्रेस पांडवों के पाले में खड़ी है। तो महाभारत, एक नया एनडीए और कांग्रेस के बीच में ये जो नया महाभारत शुरू हुआ है किसानों के मुद्दे पर, ये महाभारत कितना लंबा खींचता है, कितना लंबा चलता है, इसका आकलन इस वक्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये लड़ाई लंबा चलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। जो स्थिति है, जो स्टैंड है विपक्ष का और जो स्टैंड है बीजेपी का, अब देखना है कि प्रधानमंत्री भी इसमें कूद पड़े हैं। प्रधानमंत्री भी अपनी ओर से इस पूरे मामले में किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को बता रहे हैं कि वो उनके पक्ष में है और उनके हित की बात कर रहे हैं, और उनको भरमाया जा रहा है, उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है और विपक्ष उनको भरमा रहा है। तो अब ये बात किसानों को कितनी समझ में आती है, इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले समय में भारत की राजनीति किस रूप में बढ़ती है और किसानों का आंदोलन की क्या रूप लेता है। तो ये है सत्ता पक्ष, विपक्ष और किसानों का नया महाभारत। इसी तरह की कहानी के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।